Friends, I am Balram Gurjar, Assistant Professor in Navbharati B.Ed College, Jaipur. Welcome to all of you. Behalf of Navbharati Study Circle YouTube channel with online classes. Today I am going to deliver a lecture on Hindi teaching subject of both B.Ed first year and second year. तो दोस्तों, विषय पर जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्तमान समय में हम, आप, प्रदेश, देश, यहाँ तक कि पूरा विश्व कोविड-19 जैसी भीषण बीमारी से जूझ रहा है। तो ऐसी विषम परिस्थिति में नवभारती B.Ed कॉलेज के संस्थापक आदरणीय डॉक्टर प्रभात शर्मा के मार्गदर्शन में ऑनलाइन क्लासेज प्रारंभ की गई हैं, जिनका आप अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं। मैं समझता हूं कि ईमानदारी और निष्ठा से जो कार्य किया जाता है तो उसमें जरूर से जरूर सफलता मिलती है। तो मैं आशा करता हूं कि आप नियमित रूप से अनवरत क्लास लेकर सफलता हासिल करेंगे। तो दोस्तों, मैं आज पहली क्लास लेने जा रहा हूं। तो सबसे पहले जो मैंने बताया था आपको कि हमारा जो विषय है वह है हिंदी शिक्षण। हिंदी शिक्षण हमारा प्रकरण होगा भाषा। तो दोस्तों, विषय पर जाने से पहले जो राजस्थान विश्वविद्यालय ने B.Ed फर्स्ट ईयर और B.Ed सेकेंड ईयर टीचिंग सब्जेक्ट जो हिंदी है उसके लिए एक पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है। तो सबसे पहले हम उस पाठ्यक्रम पर चर्चा कर लेते हैं। हिंदी शिक्षण का जो पाठ्यक्रम है उसको 5 इकाइयों में विभक्त किया गया है। टोटल 5 इकाई। जो प्रथम इकाई है उसमें दिया गया है दोस्तों भाषा की भूमिका। भाषा की भूमिका। जो द्वितीय इकाई है द्वितीय इकाई में दिया गया है शिक्षण के प्रकार। तीसरी जो इकाई है तृतीय इकाई, उसमें दिया गया है भाषा शिक्षण की विधियां। चौथी जो इकाई है चतुर्थ इकाई, उसमें दिया गया है दोस्तों भाषा शिक्षण का पाठ्यक्रम और पाठ्य सामग्री का निर्धारण एवं विश्लेषण।
एवं विश्लेषण। और अंतिम और 5वीं इकाई में दिया गया है हिंदी शिक्षण का मूल्यांकन। तो दोस्तों पूरे सिलेबस को इन 5 इकाइयों में विभक्त किया गया है जो कि राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित है। इन 5 इकाइयों का अध्ययन करके ही हमने हिंदी शिक्षण की परीक्षा देनी है। तो बात करते हैं हम भाषा की भूमिका। तो भाषा की जो भूमिका है उसमें पढ़ा जाएगा भाषा का रूप क्या है, स्वरूप क्या है, उत्पत्ति कैसे हुई, इन सब का जो अध्ययन किया जाएगा वो किया जाएगा भाषा की इकाई प्रथम इकाई। दूसरी जो इकाई है शिक्षण के प्रकार। शिक्षण के प्रकार में जो अध्ययन होगा वो यानी कि जो हिंदी शिक्षण है वो किस किस प्रकार से दिया जाता है, जैसे कि गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, चंपू शिक्षण, नाटक शिक्षण, उपन्यास शिक्षण, आलोचना शिक्षण, कहानी शिक्षण, एकांकी शिक्षण। तो ये सब का अध्ययन किसमें किया जाएगा, शिक्षण के प्रकार में। जैसे एक शब्द आया था चंपू शिक्षण, तो गद्य और पद्य दोनों की यदि कोई रचना है जिसमें गद्य भी है और पद्य भी है तो वो जो शिक्षण होता है वो चंपू शिक्षण कहलाता है। तो कहने का मतलब इसमें नाटक, उपन्यास, कहानी, एकांकी, संस्मरण, जीवनी यानी कि यात्रा वृत्तांत, ये सब इसका अध्ययन जो होगा वो शिक्षण के प्रकार में होगा। ये सब क्या है, शिक्षण के प्रकार है। तो इन सब का जो अध्ययन किया जाएगा वो दूसरी इकाई में किया जाएगा। दोस्तों तीसरी जो इकाई है उसमें जो अध्ययन होगा उसमें दिया गया है भाषा शिक्षण की विधियां। कहने का मतलब भाषा शिक्षण की जो विधि है, शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए जब विधियों का प्रयोग किया जाता है तो वो विधि किसी भाषाकारों के द्वारा, चाहे वो भारतीय भाषाकार हो चाहे वो पाश्चात्य भाषाकार हो, उन द्वारा निर्धारित की जाती हैं जिससे कि शिक्षण को अधिक से अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके। तो अब उनमें हमारे नाम भारतीय भाषाकारों में जो सबसे पहले आगे नाम आते हैं वो आते हैं पाणिनि। इसके अलावा भोलानाथ तिवारी, इसके अलावा कामता प्रसाद गुरु, इसके अलावा किशोरीदास गोस्वामी, यानी कि भारतीय जो भाषाकार है इन्होंने शिक्षण की विधियां दी जिससे कि शिक्षण को प्रभावशाली बनाया जा सके। इसके अलावा जो पाश्चात्य विद्वान थे उन्होंने भी भाषा शिक्षण की विधियां दी हैं। पाश्चात्य विद्वानों में जो सबसे आगे नाम आता है वो आता है जीन प्याजे, जॉन डीवी, चाम्स्की। जीन प्याजे कहां के थे, स्विट्जरलैंड के निवासी थे। जॉन डीवी अमेरिका के निवासी थे, चॉम्स्की भी अमेरिका के निवासी थे। कहने का मतलब जो शिक्षण की विधियां दी थी वो इन विद्वानों ने दी थी। तो इन विद्वानों की जो शिक्षण विधियां उनका अध्ययन हम तीसरी इकाई में करेंगे। नेक्स्ट जो इकाई है वो है चतुर्थ इकाई। चतुर्थ इकाई में दिया गया है भाषा शिक्षण का पाठ्यक्रम और पाठ्य सामग्री का निर्धारण एवं विश्लेषण। कहने का मतलब ये जो पाठ्यक्रम और विश्लेषण दिया गया है ये दिया गया है सिलेबस में विद्यालय स्तर पर।
यानी कि जो पाठ्यक्रम का जो इसका सिलेबस है इसमें विद्यालय स्तर का दिया गया है केवल, ना कि कॉलेज स्तर का। तो विद्यालय स्तर का ही पढ़ना। विद्यालय स्तर बोले तो जैसे कि प्राथमिक स्कूल, यानी कि प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय। इनका जो पाठ्यक्रम है उसका निर्धारण चौथी इकाई में किया गया है। इसको पढ़ना है हमने चौथी इकाई में। अब प्राथमिक विद्यालय का मतलब यानी कि 1 से 5 तक का विद्यालय। उच्च प्राथमिक का मतलब यानी कि 1 से 8 तक का विद्यालय। माध्यमिक विद्यालय का मतलब यानी कि 9th और 10th। उच्च माध्यमिक का मतलब 11th और 12th। ध्यान रहे, प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय तक का जो प्रधान होता है उसको प्रधानाध्यापक कहा जाता है। उच्च माध्यमिक विद्यालय का जो प्रधान होता है उसको प्रधानाचार्य कहा जाता है। और उससे ऊपर यानी कॉलेज स्तर का जो प्रधान होता है उसको प्राचार्य कहा जाता है। इसके अलावा एक चीज इसमें ध्यान रखने योग्य है कि एक होता है प्राथमिक विद्यालय और एक होता है आपका प्रारंभिक विद्यालय। देखिए दोस्तों, इन दोनों में ही अंतर है। दिखने में भले ही समान लग रहे हों, प्राथमिक विद्यालय और प्रारंभिक विद्यालय, लेकिन दोनों का ही मतलब अलग है। यदि प्रारंभिक विद्यालय बोला जाए तो यानी 1 से 8 तक का विद्यालय, और प्राथमिक विद्यालय बोला जाए तो इसका मतलब 1 से 5 तक का विद्यालय। ये ध्यान रखने की बात है। आगे देखिए दोस्तों, ये जो पांचों इकाई हैं इनका अध्ययन हम करेंगे। तो सबसे पहले करेंगे प्रथम इकाई, यानी कि जो प्रथम इकाई है इसको हम जान लेते हैं। प्रथम इकाई, इसमें सबसे पहले दिया गया है भाषा की भूमिका। यानी कि रूप, स्वरूप, उत्पत्ति। दोस्तों ये दिया गया है किस दृष्टि से? वर्ण विचार, शब्द विचार, और वाक्य विचार। की दृष्टि से। कहने का मतलब पाठ्यक्रम में जो भाषा की भूमिका जुड़ी हुई है उसको वर्ण विचार की दृष्टि से, शब्द विचार की दृष्टि से, वाक्य विचार की दृष्टि से उसका विश्लेषण करना है, जो कि प्रथम इकाई में अध्ययन करना होगा। इसके अलावा भाषा कौशल, भाषा कौशल। दोस्तों भाषा कौशल है 4। नंबर 1 श्रवण कौशल, यानी कि सुनना।
लिसनिंग। नंबर 2 है वाचन कौशल, यानी कि बोलना। स्पीकिंग। नंबर 3 है पठन कौशल, इसका मतलब पढ़ना, यानी रीडिंग। अंतिम है लेखन कौशल, इसका मतलब लिखना। राइटिंग। दोस्तों 4 भाषा कौशल है, जिनमें पहला श्रवण कौशल, दूसरा वाचन कौशल, तीसरा पठन कौशल, चौथा लेखन कौशल। देखिए दोस्तों, ये व्यवस्थित क्रम है, इसका निर्धारित क्रम है, इस क्रम में ही अध्ययन करना होता है। याद रहे, आरएस 2017 परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है कि हिंदी शिक्षण में जो भाषा कौशल दिए गए हैं उनका व्यवस्थित रूप क्या है, यानी व्यवस्थित जो क्रम है वो क्या है। तो इसका जो व्यवस्थित क्रम होगा वो क्या होगा? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। दोस्तों सबसे पहले बालक सुनता है, उसके बाद बोलता है, उसके बाद पढ़ता है और फिर उसके बाद लिखता है। तो ये क्रम आपको याद रखना है। ये जो भाषा का कौशल है ये हमको पहली इकाई में पढ़ना है। इसके अलावा जो हिंदी भाषा के आयाम हैं, हिंदी भाषा किन किन क्षेत्रों में प्रयोग की जाती है, इन सब का अध्ययन भी हम प्रथम इकाई में करेंगे। यानी हिंदी भाषा का विभिन्न आयामों के अंदर विभिन्न रूप में अध्ययन किया जाता है, इस सब का अध्ययन भी हम प्रथम इकाई में करेंगे। जैसे कि वाणिज्य और तकनीकी के रूप में हिंदी, वैज्ञानिक रूप में हिंदी, संचार के क्षेत्र में हिंदी, विज्ञापन के क्षेत्र में हिंदी, सामाजिक क्षेत्र में हिंदी, विधि के क्षेत्र में हिंदी, मातृभाषा के रूप में हिंदी, राजभाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी, स्वतंत्रता
से पूर्व और पश्चात हिंदी की स्थिति। तो दोस्तों ये दिया गया है कि विभिन्न आयामों में विभिन्न रूप से जो अध्ययन किया जाएगा हिंदी, वो प्रथम इकाई के अंतर्गत इन इन क्षेत्रों में हिंदी का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे संचार के क्षेत्र में, वाणिज्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, सामाजिक के क्षेत्र में, विधि के क्षेत्र में। देखो दोस्तों, जो जजमेंट दिए जाते थे वो ओनली पहले इंग्लिश भाषा में दिए जाते, लेकिन अब समय यह है कि उसका एक वर्जन हिंदी में भी दिया जाता है। कहने का मतलब उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के जो जजमेंट होते हैं उनको हिंदी वर्जन में भी दिया जाने लगा है, जबकि ऐसा पहले नहीं होता था। तो यानी कि जो हिंदी का विकास है वो किस स्थिति में अब आ गया है, पहले हिंदी की जो स्थिति थी वो कैसी थी, इन सब का जो अध्ययन किया जाएगा वो इस प्रथम इकाई के अंतर्गत किया जाएगा। राजभाषा के रूप में हिंदी, आपको पता है कि संविधान जो प्रदत्त हमारी भाषा है, हमारी जो राजभाषा है वो हिंदी है, जिसको 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। यानी कि अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक जिसका वर्णन है और जो 8वीं अनुसूची में प्रदर्शित है। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में, अब राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का मतलब यह होता है दोस्तों कि जब किसी देश की 60% से ज्यादा जनता जिस भाषा को बोलती हो, समझती हो, लिखती हो, तो उस देश की वो भाषा क्या बन जाती है, राष्ट्रभाषा बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हिंदी हमारे देश में समझते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, यहां तक कि 84% जनता हिंदी जानती है, बोलती है और लिखती है। उसी का रिजल्ट है कि हमारे देश की जो राष्ट्रभाषा है वो क्या है, हिंदी है। जैसे पड़ोसी देश चीन में 70% लोग मंदारिन बोलते हैं, तो वहां की जो राष्ट्रभाषा है वो मंदारिन। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो हिंदी भाषा है उसका विभिन्न आयामों में, विभिन्न रूपों में अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों अब हम महत्वपूर्ण बिंदु जो प्रथम इकाई का भाषा दिया गया है, जो हमारा आज का प्रकरण है, उस पर विस्तृत चर्चा करते हैं। भाषा। दोस्तों सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि आखिर भाषा कहते किसे हैं, भाषा की परिभाषा क्या है। विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न ढंग से अपने अपने तरीके से भाषा को परिभाषित किया गया है। यानी कि सामान्य रूप से जाने तो एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से विचारों का आदान प्रदान ही भाषा कहलाता है। मैं यो कहूं कि एक व्यक्ति जब अपने दुख, सुख, वेदना, भाव, विचार, अभिव्यक्ति इन सबको दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है, और पहुंचाने का जो माध्यम है, जो साधन है, उसको क्या कहेंगे हम, भाषा कहेंगे। तो भाषा की सामान्य परिभाषा। अब इसका जो व्यवस्थित रूप है वो क्या है, व्यवस्थित रूप है इसका ध्वनि, जिससे हम भाषा कह सकते हैं। किन किन रूपों में होकर आती है कि जिससे भाषा कहा जा सके। तो इसका जो व्यवस्थित क्रम है भाषा का वो ये है ध्वनि, उसके बाद अक्षर, अक्षर के बाद वर्ण, वर्ण के बाद शब्द, शब्द के बाद पद, पद के बाद वाक्य,
बाइक के बाद अनुच्छेद, उसके बाद भाषा। कहने का मतलब भाषा कब जाके कही जा सकती है? जब इन रूपों से होकर निकलती है। कहने का मतलब सबसे पहले ध्वनि, ध्वनि के बाद अक्षर, अक्षर के बाद वर्ड, वर्ड के बाद शब्द, शब्द के बाद पद, बाइक, अनुच्छेद और भाषा। ध्वनि यानी कि जैसा कि प्लेटो ने भी कहा था, प्लेटो ने भाषा की ऑथेंटिक और वैज्ञानिक परिभाषा दी है कि व्यक्ति की मौन अभिव्यक्ति जब होठों पर आकर रूप ले लेती है, यानी कि ध्वनि का रूप ले लेती है, तब वो भाषा कहलाती है। तो यह कहा जा सकता है कि आत्मा की जो अभिव्यक्ति है, अंदर आत्मा के जो विचार हैं, जब वे होठों पर आ जाते हैं तो भाषा का रूप ले लेते हैं, तब जाके भाषा बनती है। तो ध्वनि, अब अक्षर और वर्ण का मतलब समझ ले दोस्तों कि अक्षर और वर्ण में क्या अंतर है। आपने देखा होगा कि जब तक किसी व्यंजन के साथ हम स्वर को ना जोड़ देते हैं तब तक वर्ण पूरा नहीं बनता है। तो कहने का मतलब ये इनका माइनर अंतर है कि जो कै वर्ड है और कै वर्ड में यदि हलंत लगा दिया जाए तो वो व्यंजन वर्ड बनता है, और बिना हलंत के लिखते हैं तो वो पूरा बन जाता है। अब इसका मतलब ये हो जाता है कि जो ये कै है इसमें ए वर्ड छुपा हुआ है, स्वर छुपा हुआ है इसमें। तो जो बिना स्वर के है यानी अक्षर जिसका छह ना हो सके, अब इसका तो छह हो जाएगा, यानी कि छह का मतलब बदलना, जिसको विभक्त किया जा सके। तो कै, इसका मतलब ये क्या है? इसका परिणाम है। ये वाला जो वर्ण है वो किसका परिणाम है? इसका परिणाम है। लेकिन ये जो अक्षर है इसका हम विभाजन नहीं कर सकते। नाम से ही पता चल रहा है अक्षर, यानी जिस किसी के सामने हम जब ए लगा देते हैं तो इसका मतलब ए सब उसकी मनाही करता है। तो जिसका छह ना हो तो वो वर्ण क्या कहलाता है? जैसे कै। तो ये तो हो गया अक्षर और ये हो गया वर्ण। और जब अक्षर में स्वर को जोड़ दिया जाता है तो वो वर्ण फिर वर्ण वाला का वर्ण बन जाता है। तो ये कै वर्ण, वर्ण वाला का वर्ण। तो अक्षर और वर्ण का ये आपका। इसके बाद आता है शब्द। दोस्तों शब्द कब बनता है? हम केवल कै वर्ण को शब्द की संज्ञा नहीं दे सकते। शब्द तब बनता है ये जब कोई सार्थक वर्णों से कोई शब्द बन जाए, यानी किसी वर्णों को जोड़ देते हैं और वो कोई सार्थक अर्थ निकलता है, तब वो एक शब्द की संज्ञा में आता है। तो जैसे क के साथ हम यदि हम इसको ऐसे लिख दें कमल, तो ये क्या बन गया? एक शब्द बन गया, क्योंकि इसमें कै वर्ड है, मै वर्ड है और ले वर्ड है, और इन तीनों को मिलाकर एक सार्थक शब्द बन रहा है। कमल किसी का नाम भी हो सकता है और कमल पुष्प भी हो सकता है। तो ये शब्द की परिभाषा होगी। इसके बाद आता है पद। देखिए दोस्तों पद का मतलब क्या होता है? मान लो एक वाक्य लिखूं मैं, कमल विद्यालय जाता है। तो दोस्त विद्यालय को, यानी कि कमल विद्यालय को जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना होगा कि किसी भी संज्ञा के साथ जब हम कोई विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं तब वो पद बन जाता है। जैसे इस वाक्य में विद्यालय को, यदि अकेले विद्यालय की बात करूं तो विद्यालय संज्ञा हो गई, लेकिन ये इसको को में जोड़ दिया जाए, यानी विभक्ति चिन्ह इसमें जोड़ दिया जाए, तो विद्यालय को क्या बन गया? पद बन गया। कहने का मतलब कर्ता का विस्तार, क्रिया का विस्तार, कर्म का विस्तार उसके साथ जो जुड़े होते हैं उसमें फिर वो क्या बन जाते हैं? पद बन जाते हैं। क्रिया का विस्तार,
कर्म का विस्तार और कर्ता का विस्तार, ये सब क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। पद के बाद बारी आती है वाक्य की, क्योंकि पद ही आगे वाक्य बनता है, क्योंकि विद्यालय को हमने पद इसमें आ गया, कर्ता आ गया कमल और क्रिया आ गई, तो इन सबको यदि जोड़ दिया जाए तो ये क्या बन गया? वाक्य बन गया। तो कहने का मतलब कमल विद्यालय को जाता है, एक वाक्य हो गया, और केवल यदि हम इसको विद्यालय को उठाते हैं इसमें से तो एक क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद। जब वाक्यों को एक साथ एक पैराग्राफ में बांध दिया जाता है तब वो क्या बन जाता है? अनुच्छेद। तब जाके उस अनुच्छेद को हम देखेंगे कि वो किस भाषा में है, तब जाके वो भाषा का पता चलता है, यानी कि वो फिर क्या कहलाएगा? भाषा कहलाएगी। तो भाषा किन किन रूपों में होकर आती है? यानी ध्वनि, अक्षर, वर्ण, शब्द, पद, वाक्य। अब दोस्तों सामान्य परिभाषा तो भाषा की हो गई कि यानी कि जो आदान प्रदान करने का साधन है, विचारों का आदान प्रदान जो किया जाता है, और वो जो साधन है वही भाषा है। लेकिन प्लेटो के अनुसार जो परिभाषा दी गई वो वैज्ञानिक परिभाषा है, एक मानक परिभाषा है भाषा की। जैसे विचारों की मौन अभिव्यक्ति जब व्यक्ति के होठों पर आ जाती है तो उसे भाषा की संज्ञा दी जाती है जाता है। कहने का मतलब विचारों की मौन अभिव्यक्ति जब व्यक्ति के होठों पर आ जाती है तो उसे भाषा की संज्ञा दिया जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब प्लेटो की जो परिभाषा है वो वैज्ञानिक परिभाषा है। अब प्लेटो जो गुरु थे वो थे सुकरात, और इसके जो शिष्य थे वो थे अरस्तु। और अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लेटो। और इनके जो शिष्य थे वो थे सिकंदर। प्लेटो और अरस्तु दोनों ही महान दार्शनिक विचारक थे। दोनों का ही जन्म यूनान में हुआ था, और प्लेटो को जन्म हुआ था एथेंस, और एथेंस कहां है? यूनान में स्थित है। तो दोस्तों भाषा की जब हम परिभाषा सामान्य रूप से और वैज्ञानिक रूप से, मानक रूप से पढ़ें तो ये आती है। इसके अलावा भाषा को विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने तरीके से और भी परिभाषित किया है। अब वो क्या किया है उसको देख लेते हैं, जिसमें हमारा जो सिंधु नदी, ये आपने सभी ने सुनी। सिंधु नदी जो थी वो भारतवर्ष की बहुत पुरानी नदी है। यानी कि मैं यूं कहूं कि भारतवर्ष ही क्या, एशिया की जो सबसे प्राचीन नदी है वो कौन सी है? सिंधु नदी है। इसके अलावा जो सबसे लंबी नदी है वो भी यही नदी है। इसका लगभग बहाव है 3500 किलोमीटर। जो मानसरोवर तिब्बत यानी कि चीन से लेकर और भारत होते हुए, पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में गिरती है। दोस्तों मैं
इस नदी का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि ये जो नदी है भारतवर्ष पूर्व में नदियों के किनारे बसता था, क्योंकि वो अपने जीवन को सरल और सुगम बनाने की दृष्टि से नदियों के नजदीक बसना अच्छा समझता था। उसी का रिजल्ट है कि जो हमारा भारतवर्ष है वो सिंधु नदी के किनारे जो लोग रहते थे, तो उसका इसीलिए हमारे जो सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोग थे उनको सिंधु कहा जाता था, सिंधु। और उनकी जो बोले जाने वाली भाषा थी वो थी सिंधी। क्या होता है दोस्तों कि हमारे भारत में हमेशा से ही विदेशी आक्रांताओं का आगमन रहा है, क्योंकि हमारा देश सोने की चिड़िया था। तो अनेक विदेशी आए, वास्को डी गामा से लेकर अंग्रेजों तक, पुर्तगाली, डच, अरबी, फारसी, अनेक लोग आए। और उन्होंने क्या किया कि जब वो सिंधु नदी के किनारे आए, जो सिंधु लोग सॉरी जो रहते थे, तो उनके किनारे जो रहने वाले लोग थे उनको क्या कहा जाता था? सिंधु वासी। अब देखिए दोस्तों, उच्चारण स्थान की भिन्नता की वजह से जो विदेशी आक्रांता थे, जो फारसी लोग थे, वो क्या करते थे कि हमारा जो सिंधु शब्द था, यानी सिंधु लोग रहते थे और सिंधी उनकी भाषा थी, तो उच्चारण स्थान की भिन्नता की वजह से वो सा को विदेशी यानी फारसी लोग बोलते थे हा, और धा को फारसी लोग बोलते थे दा। तो दोस्तों, सिंधु का तो क्या हो गया? हिंदू। और सिंधी का क्या हो गया? हिंदी। कहने का मतलब हिंदी का विकास, यदि इस पक्ष को देखें तो हिंदी कहां से आई, कैसे आई, यानी कि हिंदी की भाषा इस प्रकार उत्पत्ति हुई। अब इसका साक्ष्य क्या है? साक्ष्य यह है कि आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि हिंदी वर्ण अपने आप में हिंदी नहीं है, यह फारसी का शब्द है। इसलिए कहा जा सकता है कि हिंदी का विकास इस प्रक्रिया में होकर हुआ है। अब लास्ट जो अंतिम ऑथेंटिक भाषा की परिभाषित कर सकते हैं वो है, जो कि आपको भी पता है कि संस्कृत भाषा की जननी कहा जाता है। हमारी हिंदी भाषा की जो जननी है वो क्या है? संस्कृत है। तो जो मानक भाषा की परिभाषा है जिससे हमारी हिंदी भाषा निकल के आई है वो है दोस्तों संस्कृत। देखिए दोस्तों, संस्कृत विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। यह ऋग्वेद के काल की भाषा है, क्योंकि ऋग्वेद जो वेदों की जो रचना की गई है वो संस्कृत में ही की गई है। और संस्कृत की रचना लगभग ऐसा माना जाता है कि 15 से ईसा पूर्व का मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले, यानी 1500 वर्ष भी पहले माना गया है। तो जो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, अब इनके लेखक की बात करें तो दोस्तों जो वेद हैं वो अपरस है, यानी किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं लिखे गए, इसीलिए इनको वेदों को कहा गया है देववाणी। और देववाणी क्यों कहा गया है? क्योंकि ये गॉड गिफ्ट है। गॉड गिफ्ट होने के कारण वेदों को क्या गया है? देववाणी, क्योंकि किसी व्यक्ति या पुरुष के द्वारा वेद नहीं लिखे गए और इनका जो कार्यकाल है लगभग 15 से ईसा वर्ष पूर्व का है। तो इसी को साक्ष्य मानकर हम संस्कृत भाषा का भी काल 15 से ईसा पूर्व मानते हैं।
कहने का मतलब संस्कृत की जो कार्यकाल हो गया 1500 ईसा पूर्व। संस्कृत के बाद आती है दोस्तों वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत और एक आती है उत्तर संस्कृत। दोस्तों उत्तर संस्कृत का दूसरा नाम है लौकिक संस्कृत। और वैदिक संस्कृत का दूसरा नाम है देववाणी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। दोस्तों वेदों की जो रचना की गई है वो इसी वैदिक संस्कृत में की गई, यानी कि ऋग्वेद, सामवेद, क्रम है इनका यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। दोस्तों ये जो चारों वेद हैं, यदि इनको हम एक ही नाम से जाने तो चारों वेदों को एक ही नाम दिया गया है संहिता। लेकिन याद रहे कि यदि संहिता के साथ जय जोड़ दिया जाए तो वो जय संहिता से अर्थ बदल जाता है और जय संहिता कहा जाता है महाभारत। आपको पता होगा दोस्तों कि इन वेदों में धार्मिक अनुष्ठानों का वर्णन, यानी कि ऋग्वेद में यजुर्वेद औषधियों का वर्णन, सामवेद में संगीत का वर्णन, अथर्ववेद में जादू टोना का वर्णन, इन सब का वर्णन इन वेदों में किया गया है। अब वैदिक संस्कृत के हम यदि काल की बात करें तो इसका काल माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। और उत्तर संस्कृत के काल की बात करें तो 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, ये इनका कालखंड है। दोस्तों जिस प्रकार वैदिक संस्कृत में वेदों की रचना की गई थी, उसी प्रकार उत्तर संस्कृत भी अपने आप में कम नहीं था। उत्तर संस्कृत यानी कि जो लौकिक संस्कृत में जो रचना की गई है, यानी कि साहित्य का जो अथाह भंडार है, जिसमें साहित्य सर्जना की गई है, जिसमें उसी का परिणाम है कि उत्तर संस्कृत के अंतर्गत महाभारत, रामायण, आरण्यक, उपनिषद, पुराण, वेदांग, उपवेद, ये साहित्य का जो विशाल भंडार है वो उत्तर संस्कृत का परिणाम है। यानी कि इन सब का कार्यकाल भी 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक रहा है और इनकी रचना की गई है। तो एक बात याद रखना कि उत्तर संस्कृत जो भाषा थी दोस्तों, वो कैसी भाषा थी? वो विद्वानों की भाषा थी, पढ़े लिखे लोगों की भाषा थी। उसी का रिजल्ट है कि उन्होंने इतना बड़ा साहित्य कोश को सृजित किया और इसीलिए इसको ब्राह्मण संस्कृत के नाम से भी जाना जाता है। उपनिषदों की संख्या के बारे में बात करें तो उपनिषद होते हैं 108 और पुराण होते हैं 18, वेदांग होते हैं 6 और उपवेद होते हैं 4। यानी कि चारों वेदों का एक एक उपवेद और महाभारत, रामायण, आरण्यक, यानी ये अपने आप में एक महाकाव्य है। तो वेदांग 6, जैसे कि 6 वेदांग कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण,
ज्योतिष, छंद और निरुक्त, ये 6 वेदांग। नेक्स्ट देखिए कि दोस्तों जब उत्तर संस्कृत और इसके बाद आती है आपकी पाली भाषा। दोस्तों संस्कृत के 2 भाग किए गए, यानी वैदिक संस्कृत में गई और एक जो उसकी सीमा है वो किधर गई, उत्तर संस्कृत की ओर। लेकिन ध्यान रहे कि उत्तर संस्कृत, जैसा कि मैंने बताया था कि विद्वानों की भाषा होने के कारण, अब बात आती है कि आखिर देश में सभी तो विद्वान होते नहीं, कुछ अनपढ़ लोग भी होते हैं, तो यानी कोई जनमानस के लिए भी कोई भाषा चाहिए। तो जनमानस की जो भाषा थी वो पाली भाषा थी, इसलिए देश की सबसे पहली भाषा कहलाने का जो श्रेय प्राप्त है वो पाली भाषा को दिया गया है, यानी देश की सबसे पहली देसी भाषा। अब देसी भाषा ये कैसे कि जो पाली भाषा है, विद्वान लोग तो उत्तर संस्कृत का प्रयोग करते थे क्योंकि वो पढ़े लिखे थे, उनको जानते थे, समझते थे, लेकिन पाली भाषा को जो बोलने वाले लोग थे वो जनमानस के लोग थे, साधारण व्यक्ति थे। उन साधारण व्यक्तियों ने, यानी कि उसका सबसे बड़ा ज्वलंत उदाहरण है बौद्ध लोगों ने गांव गांव जाकर, घर घर जाकर, चौपालों पर जाकर इस देसी भाषा में, पाली भाषा में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। वो इसी पाली भाषा में किया था क्योंकि वो उत्तर संस्कृत को जानते ही नहीं थे, क्योंकि उत्तर संस्कृत तो पढ़े लिखे लोगों की भाषा थी। तो इसलिए इस उत्तर संस्कृत के बाद पाली भाषा का उदय हुआ और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। उसी का परिणाम यह है कि इतना बड़ा ग्रंथ जिसका नाम है त्रिपिटक, वो इसी पाली भाषा में लिखा गया है। त्रिपिटक ग्रंथ जिसमें बौद्ध धर्म की शिक्षाएं दी गई। पाली भाषा के बाद जिस भाषा का उदय हुआ उसका नाम है प्राकृत भाषा। दोस्तों प्राकृत भाषा जो थी वो एक ऐसी भाषा थी जिसको पढ़े लिखे लोग भी प्रयोग में लेते थे और अनपढ़ भी लेते थे, यानी दोनों का मिला जुला रूप, यानी पाली का और उत्तर संस्कृत का जो मिला जुला रूप हुआ वो कौन सी भाषा कहलाई? प्राकृत भाषा कहलाई। और इसी प्राकृत भाषा में जैन धर्म के लोगों ने अपनी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया था। तो जैन धर्म के लोग किस भाषा को प्रयोग किया? उन्होंने प्राकृत भाषा में। इनका बहुत बड़ा साहित्य मिलता है, वो सब किस भाषा में मिलता है? प्राकृत भाषा में मिलता है। इनका सबसे बड़ा ग्रंथ है पद्म पुराण। पद्म पुराण जो कि प्राकृत भाषा में लिखा गया है। तो कहने का मतलब दोस्तों, सबसे पहले संस्कृत आई, संस्कृत के बाद वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत आई, लौकिक संस्कृत के बाद पाली भाषा आई और पाली भाषा के बाद प्राकृत भाषा आई। अब इस पाली भाषा का कालखंड हम देखें तो इसका कालखंड होगा 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी, और प्राकृत भाषा का कालखंड देखें तो प्रथम शताब्दी से और 500 ईसवी। अब ध्यान रखिए दोस्तों, अब ईसा पूर्व नहीं लगा सकते हम, क्योंकि ईसा पूर्व का मतलब वो पहले घटते क्रम में चलता है, क्योंकि वो जन्म से 1500 वर्ष पूर्व की डेट थी। तो इसलिए अब ये क्या आ जाएगा? प्रथम शताब्दी के बाद 500 ईसा पूर्व ना के इसको कहेंगे ईसवी, क्योंकि वो ईसा मसीह के पूर्व के जो समय को कहते हैं तब लगाते हैं हम ईसा पूर्व। और यदि उस समय उसके जन्म के बाद के समय को लेंगे तो फिर केवल ईसवी सन लगाएंगे, जो अब चल रहा है, जैसे सन 2020। तो दोस्तों इसमें जो प्राकृत भाषा है इसमें जैन धर्म का विशाल साहित्य मिलता है। अब प्राकृत भाषा के बाद जो भाषा आई वो आई अपभ्रंश।
तो दोस्तों अपभ्रंश जो भाषा है वो हिंदी भाषा के अंतिम चरण में आती है। यानी जब हिंदी का उदय हुआ तो जो नजदीक आई सबसे पहले, जिसको हिंदी का उद्गम स्थान माना जाता है, वो है अपभ्रंश। अपभ्रंश दोस्तों, अपभ्रंश का मतलब होता है यानी कि एक तरह से हम इसको कह सकते हैं भ्रष्ट, बदला हुआ, विखंडित, यानी इस रूप में जो भाषा आई उसको क्या कहा गया? अपभ्रंश। क्योंकि इसके अनेक खंडन हुए जिससे कि हमारी हिंदी भाषा निकल के आती। इसी का परिणाम है कि अपभ्रंश से 5 हिंदी की उपभाषा निकली और 18 बोलियां निकली। तो 5 उपभाषा और 18 बोलियां इसी अपभ्रंश का परिणाम है। इसलिए इसको विखंडित भाषा भी कहा जाता है। और इसका जो दूसरा नाम है वो है अवहट्ट। एक इसको कहा जाता है अवहट्टा। यही अपभ्रंश के नाम है। अब दोस्तों अपभ्रंश जो भाषा है इसको किन किन रूपों में देखा गया है? जैसे नंबर 1, सौरसेनी अपभ्रंश। नंबर 2, खस अपभ्रंश। नंबर 3, पैसाची अपभ्रंश। नंबर 4, ब्राचड़ अपभ्रंश। नंबर 5, महाराष्ट्री अपभ्रंश। नंबर 6, अर्ध मागधी अपभ्रंश। और नंबर 7, मागधी अपभ्रंश। दोस्तों सौरसेनी अपभ्रंश, खस अपभ्रंश, पैसाची अपभ्रंश, ब्राचड़ अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश और मागधी। अब हम ये देखेंगे कि सौरसेनी अपभ्रंश से कौन सी बोली निकली। जैसे पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, गुजराती, राजस्थानी हिंदी, खस अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पैसाची अपभ्रंश से पंजाबी,
और लहेंदा। ब्राह्मण अपभ्रंश से सिंधी, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठी, अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी, मागधी अपभ्रंश से बांग्ला, उड़िया, असमिया और बिहारी हिंदी। अब दोस्तों ये जो बोलियां और भाषा निकली थी, पश्चिमी हिंदी, गुजराती, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पंजाबी, लहंदा, सिंधी, मराठी, पूर्वी हिंदी, बांग्ला, उड़िया, असमिया, बिहार। मैंने अभी आपको बताया था 5 उपभाषाएं हिंदी की हैं, तो इसमें से हम छांट लेंगे अपनी भाषाओं। हिंदी की 5 भाषा कौन सी हैं जो हिंदी भाषा की? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी। यानी कि हिंदी की जो उपभाषा हैं वो क्या कहलाई? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी। देखिए दोस्तों, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी और अंतिम है बिहारी हिंदी। दोस्तों, जो पश्चिमी हिंदी है, राजस्थानी हिंदी है, पहाड़ी हिंदी है, पूर्वी हिंदी है, बिहारी हिंदी है, ये सब 5 उपभाषा अपभ्रंश से निकलती हैं। किसकी? हिंदी की। तब जाके हिंदी का रूप बनता है। तो यानी कि जो मानक रूप है हिंदी का, वो भी कब आता है? जब इन विषयों को होकर आता है। यानी कि इन जो एक क्रम है इनका, पश्चिमी हिंदी है, राजस्थान हिंदी है, पहाड़ी हिंदी है, पूर्वी हिंदी है, बिहारी हिंदी है, इन सब के बाद हिंदी का रूप लेती है। अब दोस्तों, ये पश्चिमी हिंदी, इसके अंतर्गत भी जैसे मैं बता देता हूं, बांगरू, जिसको हरियाणवी कहा जाता है, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, खड़ी बोली, जिसको कौर भी कहा जाता है, ये सब किसकी हैं? पश्चिमी हिंदी की बोली है। भाषा तो हो गई पश्चिमी हिंदी, और इसकी जो बोली हो गई वो क्या हो गई? बांगरू, ब्रजभाषा, बुंदेली, खड़ी बोली, ये सब क्या है इसकी? और एक और आती है इसकी कन्नौजी, ये भी प्रसिद्ध बोली है इसकी, कन्नौजी। यानी कि 1, 2, 3, 4 और 5, ये क्या है? इसकी 5 बोलियां किसकी हैं? पश्चिमी हिंदी की। और राजस्थानी हिंदी की बात करें तो मुख्य रूप से मारवाड़ी, मेवाती, मालवी
और ढूंढानी, ढूंढानी, जिसको जयपुरी भाषा कहा जाता है। और पहाड़ी यानी कि पहाड़ी हिंदी को जैसे कि कुमायूं, गढ़वाली और नेपाली, ये पहाड़ी हिंदी हो गई। पूर्वी हिंदी जैसे अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी की बात करें तो मगही, मैथिली और भोजपुरी, यानी कि 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। कहने का मतलब 5 उपभाषा और 18 बोली हमारी भाषा की मानक बोली और भाषा कहलाती हैं, जो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।